देख भाई, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम है बेटा ऊष्मागतिकी। चैप्टर का नाम क्या है? ऊष्मागतिकी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ऊष्मागतिकी। सबसे पहले अगर बात करें तो ऊष्मागतिकी में है क्या? ठीक है, इसमें देखो 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, शून्य कोटि का नियम, सीपी-सीवी में संबंध, रुद्धोष प्रक्रम, समतापी प्रक्रम और कार्नो इंजन। ये 5 टॉपिक अपने को टोटल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊष्मागतिकी में सबसे पहले अगर पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है बेटा तापीय साम्य। क्या है? तापीय साम्य। अब सबसे पहले बात आती है कि तापीय साम्य माने क्या होता है? साम्य अवस्था मतलब क्या होता है? फिक्स, ना घटे ना बढ़े। तापीय साम्य होता क्या है? जैसे मान लो कोई भी 2 पदार्थ अगर है, कितने पदार्थ हैं? जैसे मान लो पहला पदार्थ ये है, पदार्थ बोलो या निकाय बोलो, ठीक है, और दूसरा निकाय मान लो ये है। ठीक है, कोई भी 2 निकाय अगर हैं, इन दोनों निकायों को अगर मैं संपर्क करा दूं, क्या करा दूं? संपर्क माने टच करा दूं या चालक तार से जोड़ दूं। तो अगर मैं इसको संपर्क करा, कोई भी 2 निकाय ए और बी अगर है, अगर इनको मैं संपर्क कराया, क्या कराया, तो इनके बीच ऊष्मा ऊर्जा का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा? ऊष्मा ऊर्जा का क्या होगा बेटा? आदान प्रदान होगा। वो भी कहाँ से कहाँ? ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर। अगर ए का तापमान ज़्यादा है और बी का तापमान क्या है? कम है, तो ऊष्मा ऊर्जा ए से कहाँ जाएगा? बी की ओर जाएगा। और अगर बी का ज़्यादा है और ए का कम है तो ऊष्मा ऊर्जा बी से कहाँ जाएगा? माने दोनों के बीच ऊष्मा ऊर्जा का क्या होगा? विनिमय होगा। विनिमय माने आदान प्रदान होगा। वो भी कब तक होगा? जब तक कि दोनों का मान समान ना हो जाए। और अगर दोनों का मान समान हो गया तो उसे कहते हैं बेटा हम तापीय संतुलन अवस्था या तापीय साम्य। ठीक है, वापस समझो। तापीय साम्य क्या है कि अगर कोई भी 2 निकाय है, कौन सा? ए मान लो और एक क्या मान लिया? बी। हमेशा पढ़े हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा तापमान से कहाँ जाना चाहता है? कम तापमान की। ठीक है, कोई भी 2 निकाय अगर है, दोनों को अगर मैं संपर्क कराऊं, क्या कराऊं? संपर्क कराऊं, तो ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा तापमान से कहाँ जाएगा? कम तापमान की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का मान समान ना हो जाए। और जब दोनों का तापमान समान हो जाएगा तो उस अवस्था को कहते बेटा तापीय साम्य अवस्था। और इस अवस्था में इन दोनों के बीच ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तापीय साम्य। कोई तकलीफ कि कोई भी 2 निकाय अगर है, दोनों को क्या कराई जाए? संपर्क कराई जाए, तो उनके बीच ऊष्मा ऊर्जा का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। कहाँ से कहाँ? ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर। कब तक होगा? जब तक दोनों का मान समान ना हो जाए। और जब दोनों का मान समान हो जाए उसे क्या कहेंगे? तापीय साम्य अवस्था। और तापीय साम्य अवस्था में इनके बीच ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके। तापीय साम्य अवस्था के बाद अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना बेटा शून्य कोटि का नियम। ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, कौन सा नियम पढ़ना है बेटा? शून्य कोटि का नियम। अब बात सबसे पहले आती है शून्य कोटि का नियम क्या है, कैसा होता है ना। शून्य कोटि से पहले मैं बात कर लो। जैसे मान लो 2 इंसान हैं, एक का नाम जैसे सभी जगह लागू होता है। जैसे एक का नाम रख लिया कमल और एक का नाम रख लिया चमन। 2 इंसान हैं और ये मान लो हमारा आर्यन भाई हैं। ठीक है, मान लो कि जितना इनके पास पैसे थे, मान लो इनके पास जितना था उतना किसके पास है? आर्यन के पास है। जितना आर्यन के पास है उतना किसके पास है? तो इन दोनों का पैसे भी क्या होंगे?
बराबर होंगे कि नहीं? एग्जाम्पल समझो। मान लो कमल के पास 100 रुपये थे तो आर्यन के पास भी कितने होंगे? अब आर्यन के पास जितना उतना किसके पास है? चमन के पास भी 100 रुपये थे। इन दोनों के पास भी कितने रुपए होंगे? 100 रुपये ही होंगे ना, उससे ज़्यादा होगा नहीं ना। मतलब अगर ये दोनों आर्यन के सापेक्ष अगर पैसे बराबर रखते हो तो इन दोनों के पास भी पैसे क्या होंगे? सेम प्रोसेस यहाँ लागू होता है। सेम प्रोसेस लागू क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी दो निकाय अगर है, मान लो एक का नाम रखा ए, एक निकाय का नाम रखा बी, निकाय माने वर्ष दशमलव वन टाइप, और तीसरा निकाय कौन है? सी है। उन्होंने बताया कोई भी दो निकाय अगर है, मान लो ए और बी दो निकाय है, पहला वाला ए वाला जो है वह सी के सापेक्ष तापीय संतुलन तापीय साम्य हो। मतलब ए और बी दो पदार्थ है ना, दोनों पदार्थ तीसरे पदार्थ के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? तीसरा पदार्थ कौन है? सी है ना। दो पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ के सापेक्ष तापीय साम्य अवस्था में हो तो वे दोनों पदार्थ भी एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? तापीय साम्य अवस्था में होंगे। मतलब मान लो दो पदार्थ ए और बी ले लिया, तीसरा पदार्थ कौन है? सी है, तो ए और बी सी के सापेक्ष क्या हो जाए? तापीय साम्य अवस्था में हो तो ये दोनों पदार्थ भी एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? तापीय साम्य अवस्था में होंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब इसका उदाहरण लिया गया है, क्या लिया गया वो भी समझ लो। देखो उन्होंने मान लो 3 पदार्थ लिए। कितने पदार्थ लिए? 3। एक का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी और एक का नाम क्या रखा? उन्होंने क्या किया कि पहले ध्यान देना, वापस मैंने आपको क्या बोला कि इसको प्रूफ भी करना है, शून्य कोटि का नियम को आपको इससे समझाना भी है। पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले शून्य कोटि का नियम क्या था कि दो निकाय अगर हैं, कोई भी दो निकाय किसके सापेक्ष? तीसरे निकाय के सापेक्ष क्या हो जाए? तापीय संतुलन अवस्था में हो तो ये दोनों पदार्थ भी एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? तापीय संतुलन अवस्था में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो उन्होंने 3 पदार्थ लिए, ए बी और सी, ठीक है। उन्होंने क्या किया? तीनों के बीच उन्होंने ए और बी के बीच अचालक पदार्थ रखा। क्या रखा? अचालक। और ए और सी तथा बी और सी के बीच उन्होंने क्या रखा? चालक पदार्थ रखा। वापस सुनो, उन्होंने ए और बी के बीच क्या रखा? अचालक, जिससे इनके बीच ऊष्मा का विनिमय स्थानांतरण न हो। ए और सी तथा बी और सी के बीच क्या रखा? चालक, जिससे इनके बीच क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, विनिमय होगा। तो उन्होंने पाया कि थोड़ी देर पश्चात जब ए और सी तथा बी और सी तापीय संतुलन अवस्था में हो जाए, कौन कौन? ए और सी तथा बी और सी क्या हो जाए? तापीय संतुलन अवस्था में हो जाए, तो उस कंडीशन में
ठीक है। चालक की जगह अचालक और अचालक की जगह क्या रखा? तो आप उम्मीद क्या रखते हो? इनके बीच भी उष्मा ऊर्जा का क्या होना चाहिए था? स्थानांतरण होना चाहिए था ना। लेकिन पाया गया कि इनके बीच उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या थे? तापीय साम्य अवस्था में। वापस समझ लो, 3 पदार्थ लिए ए, बी और सी। ए और बी के बीच क्या रखा? अचालक, जिससे उनके बीच उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो। ए और सी तथा बी और सी के बीच क्या रखा? चालक, जिससे इनके बीच क्या होगा? उष्मा ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। थोड़ी देर पश्चात जब ए और सी तथा बी और सी कौन सी अवस्था में आ जाए? तापीय संतुलन अवस्था में, तो चालक की जगह अचालक और अचालक की जगह क्या रखा? चालक। तो ए और बी के बीच उष्मा ऊर्जा का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता। समझ में आया? ओके, कोई तकलीफ? यही शून्य कोटि का नियम है। अगली टॉपिक आता है बेटा, ये टॉपिक अपने को याद रखना है। उष्मा ऊर्जा एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आंतरिक ऊर्जा और कार्य, ठीक है। या अगर केमिस्ट्री में पूरा पढ़े हो वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 कौन कौन है? वापस सुनो, कौन कौन है? उष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और क्या पढ़ना है? कार्य, ठीक है। देखो, उष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य ना। एक पहले प्रैक्टिकली उन्होंने बताया। प्रैक्टिकली क्या बताया कि जैसे मान लो चित्र में दर्शानुसार एक क्या लिया? बर्नर लिया। क्या लिया? बर्नर ले लिया। सॉरी, चित्र में दर्शानुसार एक सिलेंडर लिया। ये सिलेंडर मतलब बर्तन एक प्रकार का, जिसके अंदर उन्होंने एक पिस्टन रखा। पिस्टन को इस प्रकार रखा कि हवा बाहर निकल पाएगा नहीं। पिस्टन देखो, सिलेंडर का कोई भी पिस्टन देखो, कभी दबाते हो तो बाहर हवा आती है क्या? पीछे से नहीं ना, तो हवा बाहर नहीं निकलने देगा। इसमें क्या लगा होता है? एक बर्नर लगा होता है। क्या लगा होता है? बर्नर, जो इसको क्या करता है? गर्म करता है। वापस सुनो, चित्र में दर्शानुसार एक क्या है? सिलेंडर है, जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। या पिस्टन इस प्रकार लगा होता है। क्या होता है? पिस्टन इस प्रकार लगा होता है कि इसको क्या करता है? वो हवा बाहर निकलने नहीं देगा। बर्नर द्वारा इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब उन्होंने पाया कि जब बर्नर द्वारा इसको गर्म करेंगे तो सिलेंडर क्या करेगा? जो ऊर्जा अंदर अपने शोषित करता है, सिलेंडर जो ऊर्जा क्या करता है? शोषित माने अपने अंदर खींचता है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे उष्मा ऊर्जा। सिलेंडर जो ऊर्जा अपने अंदर क्या करता है? शोषित करता है, खींचता है, उसे क्या कहेंगे हम? उष्मा ऊर्जा। हो गया? मतलब जो उष्मा लेता है उसे क्या कहेंगे हम? उष्मा ऊर्जा। अब एक चीज़ और, इसके अंदर क्या भरा होता है? गैस भरा है, हवा है। तो हवा क्या होगा? गर्म होगा। तो गर्म होगा तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है, तापमान बढ़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं बेटा आंतरिक ऊर्जा। तापमान बढ़ाने में
जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक ऊर्जा। एंड लास्ट, जब गर्म होगा तो इसमें क्या होगा? गैस में क्या होगा? विस्तार होगा, आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो पिस्टन को धक्का मारेगा। कहाँ धक्का मारेगा? ऊपर की ओर, जिसकी आयतन में क्या होगी? तो आयतन में वृद्धि होने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को क्या कहा जाता है बेटा? कार्य कहा जाता है। वापस सुन लो, सिलेंडर ने जो ऊर्जा शोषित किया था उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा ऊर्जा। क्लियर? निकाय के तापमान में वृद्धि होने के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और निकाय के आयतन में वृद्धि होने के लिए जो ऊर्जा खर्च करते उसे क्या कहेंगे हम? कार्य कहते हैं। क्लियर? अब अगर परिभाषा देना है तो आप परिभाषा दे सकते हो। ऊष्मा ऊर्जा की परिभाषा क्या दोगे? निकाय द्वारा, किसके द्वारा? निकाय द्वारा परिवेश से ली गई लिखो, चाहे उस ना लिख रहा अच्छा ना लग रहा हो तो क्लियर हो गया? निकाय जितनी ऊर्जा शोषित करता है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करे, उत्सर्जित भी लिख सकते हो, शोषित करता है या उत्सर्जित करता है उसी को क्या कहेंगे हम? ऊष्मा ऊर्जा। अब ऊष्मा ऊर्जा को कब प्लस लेंगे और कब माइनस? साइन मेन है, याद रखना। तो यदि निकाय, पहला कौन सा हेडिंग बताया मैंने? ऊष्मा ऊर्जा की परिभाषा दे रहा हूँ। यदि निकाय ऊर्जा शोषित करे तो Q का मान प्लस में। दूसरा, यदि निकाय ऊर्जा उत्सर्जित करे, क्या करें? करे तो Q का मान क्या होगा? माइनस। वापस सुन लो, यदि निकाय परिवेश से ऊर्जा शोषित करता है या उत्सर्जित करता है उसी को क्या कहेंगे? ऊष्मा ऊर्जा। कब प्लस लेंगे, कब माइनस? अगर ऊर्जा शोषित करता हो तो क्या लेंगे? प्लस। और ऊर्जा अगर उत्सर्जित करता हो तो क्या लेंगे? माइनस। ये हो गया कौन? ऊष्मा ऊर्जा परिभाषा। अगला किसका देना है बेटा? आंतरिक ऊर्जा का। किसका देना है? किसका? आंतरिक ऊर्जा कैसे हुआ था? अभी बताया था। आंतरिक ऊर्जा कैसे हुआ था? गैस माने निकाय, गैस माने निकाय, निकाय के तापमान में वृद्धि होने के लिए खर्च ऊर्जा को क्या कहेंगे? खर्च ऊर्जा को क्या कहेंगे हम? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा यू से दर्शा दिया रखना। किससे? मतलब यू बोल सकते हैं, परिवर्तनों का डेल्टा लगाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। अब ये भी कब प्लस में होगा, कब माइनस में? तो ध्यान देना, यदि निकाय का तापमान बढ़े तो डेल्टा यू प्लस में होगा
और यदि निकाय का तापमान घटे तो डेल्टा यू का मान क्या होगा, माइनस में। क्लियर हुआ। अगला आता है बेटा कार्य। क्या आता है, कार्य की परिभाषा क्या दोगे, तो निकाय के आयतन में क्या होने के लिए, वृद्धि करने में खर्च ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो W बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं, बल गुणे बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन। ये पर दूसरा कुछ पढ़े हो। अब बल बराबर हम पढ़े हैं क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। अगर ये मान रख दूं तो दाब गुणे क्षेत्रफल इंटू डेल्टा एक्स। हमने अभी पढ़ा कि पढ़े हो क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या होता है, आयतन। क्या होता है, तो लिख देंगे P इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा V। अब ये भी कब प्लस होगा कब माइनस, ये भी मायने रखता है। तो ध्यान देना, शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर निकाय द्वारा कार्य हो, अब निकाय द्वारा मतलब क्या होता है, निकाय द्वारा अगर काम होगा, किसके द्वारा काम होगा, निकाय द्वारा। पिस्टन को कहाँ धक्का मारेगा तो आयतन बढ़ेगा घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो उस समय कार्य का मान किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और निकाय पर काम हो तो W का मान किस में लेंगे, माइनस में। एक बार वापस समझ लेते हैं। हमने आपको उदाहरण देके समझाया कि मान लो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या रखा, पिस्टन। पिस्टन को इस प्रकार रखा कि हवा बाहर ना निकल पाए। बर्नर से इसको क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने पे क्या पाया कि जब गर्म करेंगे तो सिलेंडर उष्मा ऊर्जा क्या करेगा, तो जो ऊर्जा शोषित करता है उससे कहते हैं उष्मा ऊर्जा। निकाय सिलेंडर में क्या भरा है, गैस। गैस के तापमान में क्या होगी, तो वृद्धि होने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और कार्य, तब गैस से पिस्टन को धक्का कहाँ मारेगा, तब पिस्टन ऊपर जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहेंगे, कार्य कहते हैं। मैंने आपको दूसरी परिभाषा बताई, निकाय द्वारा शोषित की गई ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा, निकाय के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा। और निकाय के आयतन में वृद्धि होने के लिए खर्च ऊर्जा को क्या कहेंगे, कार्य कहते हैं। कब प्लस लेते कब माइनस, तो आपका हो जाता है। क्लियर हो गया।